नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम अभी कवर करने जा रहे हैं, दैट इज relevant costing. What relevant costing actually is, actual topic is decision making. अगर हम इसका सिंपली उर्दू तर्जुमा करें तो फैसला लेना. बट व्हाट एक्चुअली डिसीजन मेकिंग इज, फैसला करना कहते किसको है? डिसीजन मेकिंग यानी फैसला लेना इज एक्चुअली टू मेक अ चॉइस. सर किसी भी दो चॉइस इज अल्टरनेटिव ऑलवेज, यस सर किसी भी दो अल्टरनेटिव के दरमियान में मतलब चॉइस करना कि कौन सी चीज बेहतर होनी चाहिए. यस, एटलीस्ट दो ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन उससे ज्यादा भी ऑप्शंस हमारे सामने हो सकते हैं. बट दैट इज बाय द एंड अ चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स. कि जब हमारे सामने कम से कम दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स यानी ऑप्शंस मौजूद हों और हम उन ऑप्शंस में से कोई चॉइस करें, कुछ चूज करें, तो दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज डिसीजन मेकिंग. डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव. हमारा एक मकसद होता है जिसको हम अचीव करना चाह रहे होते हैं. तो अगर हमारा वो ऑब्जेक्टिव हमारे फैसले से हासिल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं राइट डिसीजन. और अगर उस फैसले से हमारा वो मकसद अचीव नहीं हो सकता तो हम उसको कहते हैं रॉन्ग डिसीजन. लेकिन देयर शुड ऑलवेज बी अ चॉइस. अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं होगी तो हम उसको डिसीजन नहीं कह सकते. सर यस सर. सर आपने स्क्रीन शेयर किया है? नहीं, अभी नहीं. अच्छा चलो. तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग की तरफ अगर हम चलते हैं, सो हियर इट इज अ चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स. के जब हम दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस यानी ऑल्टरनेटिव्स के दरमियान कोई इंतखाब करें तो उसको हम कहते हैं डिसीजन. ओके, देन हमने कहा कि अगर हमारा मकसद हासिल हुआ तो हम उसको कहते हैं राइट डिसीजन. और अगर हमारा मकसद हासिल नहीं हुआ उस फैसले से तो उसको कहेंगे रॉन्ग डिसीजन. बिजनेस के अंदर डेफिनेटली हमें बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं, जो हमने इनिशियल लेक्चर के अंदर कवर किया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बाकी डिफरेंसेस के दरमियान एक और डिफरेंस ये होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फैसला नहीं किया जाता, उसको सिर्फ फॉलो किया जाता है. कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है और उस ट्रांजैक्शन को बुक्स में, लेजर्स में किस तरह से रिकॉर्ड करना है, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, प्रॉफिट लॉस के अंदर, फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट के अंदर वो चीज कैसे दिखानी है, उसके एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं. हमने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए सिंपली उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना होता है. दैट्स इट. जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमने उस लकीर का फकीर नहीं बनना होता कि एक स्टैंडर्ड को हमने फॉलो नहीं करना होता. बेसिकली आपके पास फैसला लेने का अख्तियार होता है. तो फैसला लेने के लिए डेटा होना बहुत जरूरी है. अच्छा, फैसले कैसे लिए जाते हैं या किस किस तरह के होते हैं? एक होते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक. और दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजंस.
दैट इज टेक्टिकल लेवल। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो हम एक मेजर फाइंड आउट करते हैं जिसको हम कहते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो लॉन्ग टर्म का बेसिकली मकसद है कि वो फैसला जो कंपनी को 1 साल से ज्यादा तक इंपैक्ट देगा उसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। और अगर किसी का इंपैक्ट 1 साल के अंदर अंदर होता है तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन में मेनली इन्वॉल्व होता है कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। आईबीएफ के अंदर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस, उसमें आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। हमें कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदना है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, वो प्रोजेक्ट करीबन 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, और 5 साल के अंदर हमें वो कितना कितना कैश फ्लो देगा, कितना कितना हमारी कॉस्ट इंकर होगी, उसकी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हिसाब लगाते हैं और देखते हैं कि वो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दे रहा है या कम रिटर्न दे रहा है, या उसकी पॉजिटिव एनपीवी है या एनपीवी नेगेटिव है। हम अकॉर्डिंगली फैसला कर रहे होते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म डिसीजन में शामिल करते हैं। वेयरएज शॉर्ट टर्म डिसीजन में कुछ छोटे मोटे फैसले इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स से एक आता है मिनिमम प्राइसिंग, या जिसको हम कहें कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग। अज्यूम कि कोई टेंडर है, यानी कोई कस्टमर है जो कोई ठेका देना चाह रहा है, कोई काम देना चाह रहा है, और वो मुख्तलिफ पार्टीज को कहता है, मुख्तलिफ सप्लायर्स को कहता है कि आप लोग मुझे टेंडर दें, कोटेशन दें, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने ये ठेका किसको देना है। तो हमारी कंपनी ने कोशिश करके मिनिमम यानी लोएस्ट बिड मारनी है। यकीनन लोएस्ट बिड से हमारा ये मकसद तो नहीं होगा कि घर से देना पड़े, यानी हमारा खुद का नुकसान हो जाए, लेकिन ये होगा कि हम ऐसे कॉम्पिटिटिव बिड करें कि वो ठेका हम ही जीतें। अगर हमसे कम वैल्यू पे किसी ने बिड करा तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को अवेल करने के चक्कर में, हासिल करने के चक्कर में हम अपने घर से रिसोर्सेज दे दें, अपना नुकसान कर दें, हम अपना प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज करें, फायदा नहीं है। बिकॉज किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मुनाफा कमाना है। तो जिस प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, अगर उस प्रॉफिट को ही छोड़ दें तो फिर ऐसे काम करने का फायदा ही क्या हुआ। हम कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करना चाहेंगे बेशक, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि हमें प्रॉफिट बचेगा, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, या जितना हम रिटर्न चाहते हैं उतना हमें सेव होगा या नहीं होगा। तो इसी तरीके से मिनिमम प्राइसिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। ये एक फैसला है जो कि आपने लेना है कि आप कितनी प्राइस कोट करेंगे। इसी तरीके से एक फैसला हम अक्सर ले सकते हैं, दैट इज मेक और बाय। हम किसी प्रोडक्ट को, किसी यूनिट को खुद से बनाए, या फिर बना बनाया वो प्रोडक्ट बाहर से खरीदें, दैट इज बाय। हमारे पास अगर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि वही केक हम घर में भी बना सकते हैं, वही केक हमें बना बनाया बेकरी से भी मिल जाता है, तो हम एक कंपैरिजन करेंगे कि हमें बनाना ज्यादा सस्ता पड़ेगा या फिर उसको बना बनाया खरीदना। कोई डिश है, लेट्स से हम किसी की दावत करते हैं तो खाना घर में बनाते हैं तो कितने का पड़ेगा, अगर बना बनाया रेस्टोरेंट से खरीदते हैं तो वो रेस्टोरेंट हमें वो चीज कितने की सप्लाई करेगा, दोनों का दरमियान डिफरेंस। तो किसी भी चीज को
अपनी फैक्ट्री में बनाना, या बना बनाया सप्लायर की तरफ से हम खरीदें। तो दोनों में से हमें कौन सा ऑप्शन सस्ता पड़ेगा, इसको हम कहते हैं मेक वर्सेस बाय। इसी तरीके से एक ऑप्शन हम देखते हैं रिगार्डिंग आउटसोर्सिंग। कोई सर्विस है जो चाहे तो हम खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी कंपनी को, या चाहे तो हम कोई दूसरी बाहर की कंपनी से वो सर्विस ले सकते हैं। मसलन अगर हमें ज़ेबस्ट को सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए, सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए हमें गार्ड्स चाहिए, तो हम या तो अपने एचआर डिपार्टमेंट को कहें कुछ ऐसे बंदे हायर करें वो वेल ट्रेन, को हथियार चलाने आते हो, जो थोड़े मुस्टंडे से हो, और लोगों को देख के उनसे खौफ भी आए, और थोड़ा बिल्ड उनकी सेट हो कि कोई अगर हादसा है तो चोरी डकैती या ऐसी कोई खड्डे को खत्म कराने में वो मुंह भी दे सके। अब एक ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा कि हम खुद उन लोगों को रिक्रूट करें, खुद उन लोगों को वर्दियां दें, खुद उन लोगों को हथियार बाय करके दें, वेपन्स बाय करके दें, खुद उन लोगों को ट्रेन करें कि उनको निशाना किस तरीके से करना है, टारगेट किस तरीके से करना है, लोड किस तरीके से करना है। अगर कोई खुदा न खास्ता डकैती, कोई अलार्मिंग सिचुएशन है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, वो सारी चीजें या तो हम उनको सिखाएं, या दूसरा ऑप्शन ये है कुछ ऐसी कंपनी है जो आपको सिक्योरिटी सर्विसेज देती है। आप उस कंपनी से कांटेक्ट करें कि आप हमें 10 या 12 या 15 जितने भी गार्ड्स आपको चाहिए, आप उस कंपनी को कहें, वो खुद उन गार्ड्स को कहीं से रिक्रूट करती है, उनको पैकेज सैलरी भी उनको देनी होती है, ट्रेनिंग भी उनको देनी होती है, वेपन्स भी उनके होते हैं, गार्ड्स को पिक एंड ड्रॉप भी वो देते हैं, सारा सर का दर्द उनका है। आप सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को एक फिक्स अमाउंट पे करेंगे, गार्ड्स को आपके पास डिप्लॉय करना, उनको रोटेशन करना, ये सारा उनका सर का दर्द है। लिहाजा कल को अगर एक गार्ड छुट्टी करेगा, उसकी जगह पे दूसरी रिप्लेसमेंट आपको देके जाएंगे, सब्स्टिट्यूट देके जाएंगे, ये सब उनका सर का दर्द है। तो आउटसोर्सिंग में क्या करते हैं, हम सर्विसेज अवेल करते हैं किसी थर्ड पार्टी से। हमें फैसला ये लेना होता है कि हम खुद से स्टाफ को रिक्रूट करके और एज अ गार्ड खड़ा करें, या फिर बना बनाया उस कंपनी को कह दें कि आप हमें सिक्योरिटी सर्विसेज दें। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल रहेगा। इसी तरीके से हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो या तो कम प्रॉफिट दे रहे होते हैं या तो लॉस में जा रहे होते हैं। तो हम ये फैसला करते हैं कि उन डिविजन्स को हम कंटिन्यू करें या बंद कर दें, या उन प्रोडक्ट्स को हम बनाते रहें या फिर बनाना बंद कर दें। लेट्स से हमारी कोई ब्रांच है, हम एक बैंक है, या हम एक यूनिवर्सिटी है और हमारा कोई कैंपस है, तो बाय द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव अगर प्रॉफिट कमाना है, हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा कैंपस है जहां पे जो एडमिशंस हैं वो कम है, और वो एरिया ऐसा है जहां पे हम फीस भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रख सकते। लेट्स से अगर ज़ेबस्ट का लाड़काना कैंपस है, तो जितनी फीस हम कराची के बच्चे से चार्ज कर सकते हैं उतनी हैदराबाद के बच्चे से चार्ज नहीं कर सकते, और जितनी हैदराबाद के बच्चे से चार्ज कर सकते हैं लेट्स से हम उतनी लाड़काना के बच्चे से चार्ज नहीं कर सकते। फिर जितना कॉमर्स फील्ड में रिस्पॉन्स हमें मिलता है कराची के अंदर, उतना हैदराबाद में नहीं मिलता, और जितना हैदराबाद में मिलता है लाड़काना में तो बिल्कुल ही कम मिलता है। जबकि हमारे जो स्टाफ की पे स्केल्स हैं वो सबकी सेम है। अब लेट्स से लाड़काना के अंदर हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन जो वहां से रेवेन्यू हम जनरेट कर पा रहे हैं, वहां पे लेट्स से स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं, और हमें नीड बेसिस पे कराची में बहुत कम लोगों को स्कॉलरशिप देनी पड़ती है। अज्यूम अगर कोई भी कराची में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, हम उसको एंट्री टेस्ट में फेल कर देते हैं कि भाई तू निकल, हमारे पास वैसे रश बहुत है,
जो पैसे पूरे देने के लिए मूड में है, हम क्यों ना उसको एडमिशन दे दें, और ऐसे को एडमिशन क्यों दे जो कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है। जबकि लाड़काना के अंदर लेट्स से हर दूसरा बंदा फॉर्म जमा कराता है, तो अगर हम स्कॉलरशिप वालों को छांटी करना शुरू करेंगे तो खाली दीवारों को पढ़ाना पड़ेगा या 2-4 बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हम वहां पे स्कॉलरशिप्स भी ज्यादा देते हैं, यानी हमारा रेवेन्यू भी कम है, खर्चा ज्यादा है, लिहाजा हम उतने प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं जितना कि हमें एक कैंपस से प्रॉफिट आना चाहिए, लाइक दिस। और हम फिर ये कंसिडर करते हैं कि कोई खुदा ना खास्ता हम कैंपस को डिसकंटिन्यू करें या शट डाउन कर दें। ऐसे कोई भी डिसीजन हम जब लेते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट हमें रखना होता है, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। अनडाउटेडली इस फैसले लेने के दो पहलू होते हैं। एक इस फैसले लेने का पहलू होता है फाइनेंशियल, और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल। मिसाल, हम अगर कोई चीज खुद से बनाते हैं और कोई चीज बाहर से खरीदते हैं, तो इसमें एक होता है फाइनेंशियल कंसर्न। मिसाल, अगर हम एक चीज खुद से बनाते हैं और वो चीज हमें इन हाउस पड़ती है 250 रुपए की, अगर हम बनी बनाई सप्लायर से लेते हैं तो सप्लायर हमें वही चीज देता है 220 रुपए की। तो पैसों की नजर से देखा जाए तो खुद की बनाई गई चीज क्योंकि 250 रुपीज की पड़ रही है और सप्लायर से चीज खरीदना 220 रुपीज का पड़ रहा है, तो इट इज फाइनेंशियली फीजिबल कि हम अपना बनाना बंद करें और सप्लायर से खरीद लें 220 का। लेकिन ये तो हो गया फाइनेंशियल कंसर्न। उसके अलावा नॉन फाइनेंशियल में यकीनन ये देखा जाएगा कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हो ये डेफिनेटली फ्रेश है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, और सप्लायर जो हमें देगा वल्लाहु अलम उसकी क्वालिटी कैसी होगी, मे बी वो क्वालिटी में थोड़ा लो हो। उसके अलावा आप अपनी चीज अपने आप को टाइम पे डिलीवर कर देंगे, सप्लायर आपको वो चीज टाइम पे डिलीवर करेगा या नहीं करेगा, कहीं उसके मटेरियल को लेट डिलीवर करने की वजह से आपकी पूरी फैक्ट्री डिस्टर्ब ना हो जाए, ये भी डाउट अपनी जगह पे मौजूद रहता है। तो ऐसे कोई भी नॉन फाइनेंशियल कंसर्न्स को भी मद्देनजर रखा जाता है, लेकिन हम अभी मेनली जो कंसर्न करेंगे रखेंगे दैट इज फाइनेंशियल कंसर्न। व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्टिंग एक्चुअली? रेलेवेंट कॉस्टिंग का मकसद है कि फैसला लेते वक्त आप सिर्फ उन कॉस्ट्स और रेवेन्यूज की बात करेंगे that are affected by the specific decision। रेलेवेंट कॉस्टिंग का मकसद है कि तमाम तर वो इखराजात या तमाम तर वो आमदनियां जिसके ऊपर फर्क पड़ेगा, इन्फ्लुएंस आएगा, अफेक्ट आएगा, इंपैक्ट आएगा हमारे फैसले की वजह से, तो उन कॉस्ट्स को हम रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। और वो खर्चे जो आपके फैसले हामी में होना या नफी में होना और आपके उन कॉस्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी कॉस्ट को हम इररेलेवेंट कहते हैं। तो वो खर्चे जो आपके फैसले की वजह से आएंगे या आपके फैसले की वजह से बढ़ेंगे वो रेलेवेंट है, और वो खर्चे जो आपके फैसले हाँ में होने या ना में होने के बावजूद वहीं के वहीं रहे, तो उन कॉस्ट को हम इररेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। अगर हम बात करें कि एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मकसद वो खर्चा जो एक यूनिट के बनने की वजह से आता है। अगर हम यूनिट बनाएंगे तो वो खर्चा आएगा, अगर हम वो यूनिट नहीं बनाएंगे तो वो खर्चा नहीं आएगा। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि हमें यूनिट बनाना चाहिए या सप्लायर से खरीदना चाहिए, तो यकीनन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आएगी
अगर आप यूनिट बनाते हैं, नहीं आएगी अगर आप यूनिट नहीं बनाते। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट उस फैसले की वजह से आती है, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक रेलेवेंट कॉस्ट है। जबकि ऑन द अदर हैंड दूसरी कॉस्ट हम लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। मिसाल आपकी फैक्ट्री का रेंट है, आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, आपका हीट एंड लाइट है, आपके सुपरवाइजर की सैलरी है, ये खर्चे फिक्स्ड है। लिहाजा आप वो यूनिट बनाते हैं या नहीं बनाते, उससे इस कॉस्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा अगर कि वो फिक्स्ड कॉस्ट जनरल है, मसलन हम अपने जेबस्ट कैंपस के अंदर कुछ नया प्रोग्राम लॉन्च करने का सोच रहे हैं। अगर हम उस नए प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे, तो उस नए प्रोग्राम के अंदर एनरोलमेंट्स होंगी, स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे और हमें फीस आएगी। वो फीस हम तभी कमा सकते हैं अगर के आप उस प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं। अगर आप वो प्रोग्राम लॉन्च ही नहीं करते, इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, तो वो आप नहीं कमाएंगे। अब वो इनकम कमाएंगे अगर प्रोग्राम लॉन्च करेंगे तो, यानी वो इनकम रेलेवेंट है। और हमें टीचर हायर करने पड़ेंगे जो उस क्वालिफिकेशन के एक्सपर्ट होंगे, उन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होंगे और पढ़ाएंगे। लिहाजा वो टीचर की सैलरी होगी, वो आपकी इनकर होगी उस कोर्स को लॉन्च करने की वजह से। लेकिन रेंट बारे में अगर बात करें, तो लेट्स से हम अपने कैंपस में इवनिंग शिफ्ट में हमारे पास क्लासरूम्स वैसे ही फारिग हैं, तो अगर हम वो नया प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, तो उस ही कैंपस के अंदर, इस ही किराए के अंदर हमारा काम हो जाएगा। हमें मजीद स्पेस किराए पे लेने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि आपकी रेंटल कॉस्ट वही की वही रहेगी, चाहे आप वो नई क्वालिफिकेशन, नई डिग्री प्रोग्राम लॉन्च करते हैं या नहीं करते हैं। रेंट के बारे में आपका सोचना फजूल है। जिस बेवफा को आपके फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस बेवफा को आखिर इतना सोच ही क्यों रहे हैं? तो उस कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो इररिलेवेंट है। जबकि दूसरी फिक्स कॉस्ट आती है जिसको हम अलोकेट करते हैं, दैट इज स्पेसिफिकली incurred fixed cost। अज्यूम उस नए प्रोग्राम के लिए एक नया कोऑर्डिनेटर हायर करना पड़ेगा। वो नया कोऑर्डिनेटर, क्योंकि हम उसको फिक्स सैलरी पे करेंगे, हालांकि सैलरी तो फिक्स्ड है, लेकिन इस प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले तो आप उस कोऑर्डिनेटर को कुछ भी पे नहीं कर रहे। आप उस कोऑर्डिनेटर को फिक्स सैलरी पे करेंगे अगर के आप वो प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो खर्चा है तो फिक्स्ड, लेकिन आएगा बिलखुसूस स्पेसिफिकली उस प्रोग्राम की वजह से। लिहाजा जो भी खर्चा, खा वो वेरिएबल हो, खा वो फिक्स्ड हो, अगर आपके फैसले की वजह से आता है, तो उस कॉस्ट को हम कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। जिस तरह एक कॉस्ट होती है संक कॉस्ट,
या जिसको हम कहते हैं पास्ट कॉस्ट। फैसला लेने से पहले अगर कोई खर्चा आप कर चुके हैं, अब आप फैसले को प्रोसीड करें या यहीं छोड़ दें, वो खर्चा तो हो गया। मसलन आपने इस डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च अभी किया नहीं है, लेकिन आपने एक पर रिसर्च कंडक्ट करवाई है। रिसर्च कंपनी ने आपसे चार्ज किए हैं 2.5 लाख रुपए और आपको निकाल के दिया है कि पूरे हैदराबाद से कितने स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देंगे, कितने प्री मेडिकल में होंगे, कितने प्री इंजीनियरिंग में होंगे, कितने कॉमर्स में होंगे, कितने आर्ट्स में होंगे, उसमें से कितना स्टूडेंट कौन सी यूनिवर्सिटी में कोटा जाता है और कितना स्टूडेंट फारिग बैठेगा जिसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। लिहाजा अगर हम एक के चुनाव करते हैं तो कितना स्टूडेंट हमें उस प्रोग्राम के एनरोलमेंट दे सकता है, ये पूरी रिसर्च आपने उस कंपनी से करवाई और उस कंपनी ने आपसे 2.5 लाख रुपए ले लिया। जब रिसर्च से आपके पास रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट से आपको पता चल रहा है कि इतना फ्रूटफुल नहीं है। अगर इतने स्टूडेंट्स ही इंटरेस्ट दिखाएंगे और रद्दी बच्चा बचेगा जो कि किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट नहीं होता, वो आके हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर बैठ जाएगा जो कि बेहतर तरीके से पास नहीं कर पाएगा और हमारी प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो मार्केट में जॉब नहीं मिल पाएगी उसको। लिहाजा हम कहते हैं कि छोड़ो यार, इस प्रोग्राम को हैदराबाद में लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं है, फायदा नहीं है। बेसिकली होता यह है कि आपने रिसर्च करवा दी 2.5 लाख रुपए की, किसकी वजह से? इस ही डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च करने की वजह से। लेकिन अब आप डिग्री लॉन्च करते हैं या नहीं करते, वो 2.5 लाख रुपए तो आपको देने पड़ेंगे। अब अगर आप मना भी कर देते हो कि बस छोड़ो, हैदराबाद की मार्केट में हम वो प्रोग्राम लॉन्च नहीं करते, लेकिन वो जो रिसर्च की कॉस्ट है वो 2.5 लाख रुपए क्योंकि आप इंकर कर चुके हैं, उसको हम कहते हैं संक कॉस्ट। और क्योंकि अब आपके फैसले से उस कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको हम कहते हैं इररिलेवेंट। जबकि उसके अगेंस्ट दूसरी आती है फ्यूचर कॉस्ट्स। वो खर्चे जो इंकर होंगे अगर हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर कॉस्ट्स। एंड फ्यूचर कॉस्ट्स रेलेवेंट होती हैं कि आपके फैसले की वजह से ही आए। सिमिलरली हम एक कॉस्ट इसमें रखते हैं जिसको हम नाम देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कि अगर हम एक पर्टिकुलर फैसला लेते हैं और उस फैसले की वजह से हमारा कोई भी रिसोर्स दूसरी जगह से उठा के हमें यहां पे लगाना पड़ेगा, तो रिसोर्स को जिस दूसरी जगह से आप पुल आउट करेंगे, वहां से जो कुछ आप कमा रहे थे अब आप वहां से वो नहीं कमा सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ज़ेबस्ट के पास कुछ फ्री स्पेस है, उसने पूरा का पूरा कैंपस, पूरा का पूरा फ्लोर रेंट पे ले तो लिया है, लेकिन वो ज़ेबस्ट की जरूरत से ज्यादा है। तो खर्चे को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, अज्यूम हमारा कोई 600
स्क्वायर फीट का एरिया है जो कि हमने किसी और को किराए पे दिया हुआ है या हम उसको किराए पे दे सकते हैं, जहां से हम एक महीने का 30,000 रुपीज किराया कमा सकते हैं या कमा रहे हैं। अब जब हम सोचते हैं कि खुद एक नया डिग्री प्रोग्राम लॉन्च करें, तो हमें यह पता चलता है कि उस डिग्री प्रोग्राम के लिए वो 600 स्क्वायर फीट का एरिया भी जेरे इस्तेमाल लेना पड़ेगा। जब उसको आप खुद यूज करेंगे, उस रिसोर्स को आप खुद यूज करेंगे, तो उस किराएदार को चलता करना पड़ेगा, घर भेजना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो जब आपका किराएदार, आप उसको खाली करवाएंगे वो जगह, तो वहां से जो आप 30,000 का किराया कमा रहे हैं, जब आप ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, तो वो 30,000 रुपीज का किराया आपके पास आना बंद हो जाएगा। वो इनकम आपकी लूज हो जाएगी। किसकी वजह से? इस न्यू डिग्री प्रोग्राम की वजह से। लिहाजा अपने किसी भी रिसोर्स को अगर हम इस प्रोजेक्ट पे लगाते हैं और उस रिसोर्स से हम जो कुछ कमा रहे थे अब नहीं कमा पाएंगे, तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली लॉस्ट इनकम, या हम ये कह लें फॉरगोन कॉन्ट्रीब्यूशन। वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम उस रिसोर्स से को यूटिलाइज करके कमा रहे थे, तो वो रिसोर्स अगर हम यहां पे लगाते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी इनकम जाया हो जाएगी या हमारा कंट्रीब्यूशन फोरगो हो जाएगा, कुर्बान हो जाएगा, उस कॉस्ट को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन या इनकम इस प्रोजेक्ट की वजह से ही जाया हो रही है, तो इसको हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मिसाल, आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, इस प्रोग्राम को इन्वेस्ट करने हैं आपने 40 लाख रुपए। हालांकि वो 40 लाख रुपए जेबेस्ट के अपने अकाउंट में पड़े हैं, कहीं से लेने ही पड़ेंगे, कहीं से कर्जा नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन उस 40 लाख रुपए को जेबेस्ट इन्वेस्ट करना चाहे तो 8% पे कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। तो हम उस 40 लाख रुपए के ऊपर 8%, जो कि करीबन बनेगा 3,20,000 रुपए, एक साल के कमा सकते हैं। लेकिन अगर वो 40 लाख रुपए आपने इस प्रोग्राम में लगा दिए, तो जहां से आप वो 8% कमा रहे थे, अब आप नहीं कमा सकेंगे। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अगर किसी दूसरी जगह से तोड़कर यहां पे लगाई, और उस इनकम को वहां से तोड़ने की वजह से जो आपकी इनकम फॉरगो हो गई, कुर्बान हो गई, उस इनकम को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिहाजा लबोलबाब ये होगा, कहने का मकसद ये होगा, कंक्लूजन ये होगा कि हर वो खर्चा जो आपके फैसले की वजह से असरअंदाज हो, हर वो इनकम जो आपके फैसले की वजह से असरअंदाज हो, उस इनकम और उस कॉस्ट को हम कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। और अगर कोई भी इनकम या कोई भी कॉस्ट हमारे फैसले की वजह से असरअंदाज नहीं हो रही है, तो उस कॉस्ट को हम कहेंगे इररेलेवेंट कॉस्ट। मिसाल, हम एक बिल्डर यानी लेट्स से बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है या ठेकेदार है।
हमें एक स्कूल बिल्डिंग बनाने का ठेका मिल सकता है, बशर्त कि आप कम से कम बिड मारे, यानी सस्ते से सस्ता अगर आप कहें तो वो स्कूल का ठेका आपकी कंपनी को मिल सकता है। लेकिन वो जो कस्टमर है वो आपको कहता है कि आप मुझे थोड़ा एडवांस में ही बताएंगे, पहले ही बताएंगे कि आप ये बिल्डिंग मुझे कितने रुपयों में कंस्ट्रक्ट करके देंगे। उस पे हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जो पैसे आप एग्रीमेंट में तय कर लेंगे वही आप चार्ज करेंगे। अब हमें पता है कि उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल होगा, लेट्स से हम बात करते हैं सीमेंट। तो हम उस प्रोजेक्ट में सीमेंट का कितना अमाउंट रखें, उसके लिए सबसे पहले आप सवाल करते हैं कि क्या वो सीमेंट हमारे पास स्टॉक में मौजूद है, यानी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और हमें जवाब आता है कि नहीं है। तो मैं अगर स्कूल की बिल्डिंग बनाऊंगा जिसके लिए मुझे सीमेंट के 2000 बैग्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो आपने सबसे पहले पूछा कि क्या सीमेंट हमारे पास मौजूद है, और जवाब आता है नहीं, हमारे पास सीमेंट मौजूद नहीं है। तो आप अगर स्कूल की बिल्डिंग बनाएंगे तो सीमेंट कहां से लाएंगे? जाहिर सी बात है, मार्केट से खरीदेंगे। तो आप स्कूल के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सीमेंट इस्तेमाल करेंगे उसके खर्चा क्या लगाएंगे? यकीनन उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मिसाल आपको पता चलता है कि सीमेंट की बोरी 600 रुपए चल रही है मार्केट में, तो मुझे अगर आपके स्कूल का ठेका उठाना है, आपकी अगर बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए सीमेंट मुझे खरीदना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास है नहीं। तो मैं आपको सीमेंट उतने में ही लगाऊंगा जितने का मार्केट में पड़ रहा है, वो है 600 रुपए का। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सीमेंट क्या बनेगी? 600 रुपए मल्टीप्लाई बाय 2000 बैग्स। अच्छा, अगर आपकी तरफ से ये जवाब आता है कि जी वो सीमेंट हमारे पास मौजूद है, तो आपने ये देखना है कि वो मटेरियल हमारे पास रखा हुआ है या फिर पड़ा हुआ है। व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन किसी चीज का रखा हुआ होना या किसी चीज का पड़ा हुआ होना? रखा हुआ मतलब हमारे काम की चीज है, हमने संभाल के रखी है, और पड़ा हुआ मतलब मेरे काम की नहीं है, ऐसे ही है, मौजूद है। मिसाल आपसे कोई अपने नोट्स के बारे में पूछे कि आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स हैं या किताबें हैं, तो आप कहेंगे हाँ पढ़े हैं मेरे पास। तो पढ़े हैं मतलब मेरे काम के नहीं है। रखा होना मतलब संभाल के रखा होना। अच्छा, तो आपने जब मुझे ये कहा कि जी हमारे पास मौजूद है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आपके काम का है?
आपके पास अगर सीमेंट मौजूद है तो वो आपके काम का है, यानी आप इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर आप कहते हैं जी ऑफ कोर्स, ये चीज हमारे इस्तेमाल में रहती है। अब बिलफर्ज वो आपने सीमेंट खरीदा है 550 रुपए का, बेशक आपने 550 का खरीदा हो या 500 का खरीदा हो, अगर आप मुझे दोगे तो आपको फिर खरीदना पड़ेगा, आपके तो काम में है ना। तो अगर के वो चीज आपके काम में है तो बेहतर है कि मेरे स्कूल के लिए ये सीमेंट मार्केट से ही ले आओ। क्योंकि आपकी कंपनी को ये मटेरियल तो चाहिए। तो अगर आपको मटेरियल वैसे ही चाहिए और मेरे प्रोजेक्ट के लिए भी वही मटेरियल दरकार है, तो आप अपना मटेरियल अगर उठा के मुझे दे भी देते हैं तो आपको फिर खरीदना पड़ेगा, और आप तो खरीदोगे 600 रुपए का, तो मेरे ऊपर इतना एहसान क्यों? तो मुझे आप कॉस्ट क्या लगाएंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट जितने में वो मिलेगा। अगर आप मुझे ये जवाब देते हैं कि नहीं, ये मेरे रेगुलर यूज में नहीं रहता, से हमने ओवर बाइंग कर ली थी, हमने जरूरत से ज्यादा खरीद लिया था, हालांकि हमारे काम में आता नहीं है। मिसाल, वैसे हमने सामान सामान समेत ठेका बंद कर दिया है, लिहाजा क्योंकि हमारा कस्टमर हमेशा कंप्लेंट करता है कि आपने मटेरियल हल्का लगाया है, आपने मिक्सचर सही नहीं किया है, तो मेरे प्रोजेक्ट में 10 तरह के मसले निकालता है कि आपने सरिया अच्छा नहीं लगाया, आपने रेती सी नहीं लगाई, आपने ईंटें अच्छी नहीं लगाई, आपने लो क्वालिटी काम किया है। लिहाजा उस मसले से बचने के लिए हमने सामान समेत काम करना ही बंद कर दिया है। हम कस्टमर को ये कहते हैं कि सामान आप हमें देंगे, लेबर हमारी होगी, और हम आपसे लेबर के ही पैसे चार्ज करेंगे, बाकी सामान आप जिस क्वालिटी का डालना चाहें हमें आके दें, हम वही लगा देंगे। क्योंकि हमारे बाकी किसी भी प्रोजेक्ट में अब सामान या सीमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ये सिर्फ हमने पहले रेट जब हमें खतरा था कि बढ़ जाएंगे तो हमने खरीद के रख लिया था, और बाद में हमारे मैनेजमेंट ने फैसला किया कि हम अभी कभी भी सामान समेत ठेका नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि स्कूल का काम है और एक इदारे का काम है, तो इसको हमने सामान समेत ही लेना पड़ेगा। बहरहाल ये मटेरियल जो आपके पास पड़ा है वो हमारे अब किसी काम का नहीं है। तो हम आपसे पूछेंगे फिर इसका करोगे क्या? अगर आप कहते हैं कि हम इसको सेल कर देंगे, तो मैं कहूंगा जितने में सेल करोगे उतने में मुझे दे दो। इसको हम कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। तो आप कहते हैं कि सीमेंट हमने खरीद तो लिया था 550 रुपए का, लेकिन अब के बाद मार्केट में बेच रहे हैं 500 रुपए का जा रहा है। खरीदा था 550 का, और अब जब बेच रहे हो तो जाएगा 500 रुपए का। तो 500 रुपए का मार्केट में बेचो, उससे अच्छा है 500 रुपए का मुझे लगा दो। कि अगर मुझे नहीं भी दोगे तो आप क्या करोगे? आपको तो कड़वा घूंटना है ना, आपको तो नुकसान हो रहा है ना, तो मुझसे जिद क्यों कर रहे हो? मुझे ही दे दो। दूसरा ये देखा जाता है कि अगर आपने ज्यादा खरीद भी लिया तो क्या आप इसको किसी और मटेरियल की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं?
आप कहते हैं जी ये मटेरियल एक दूसरे मटेरियल की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, तो जितना आपकी वहां से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, जितना आप वहां से कमा सकते हैं, आप भी पैसे मुझे लगा दें, मेरे प्रोजेक्ट को लगा दें। याद रहे, रेलेवेंट कॉस्टिंग का मकसद है कि जिद नहीं करनी है। आपके पास जो भी ऑल्टरनेटिव है, आप सिर्फ वही बात करेंगे। एग्जाम्पल, आपके पास एक मोबाइल फोन है जो कि आपने 90,000 रुपीज का लिया था। भाई गुजरा हुआ वक्त है, ये हिस्ट्रिकल कॉस्ट आप 90,000 का लिया था। आप उसको बेचना चाह रहे हो, तो जब आप उसको मार्केट में लेके आते हैं, तो वो फोन आपका अभी वैल्यू कर रहा है 38,000 रुपीज। आप पूरी मार्केट रुल पिन के आ गए हैं और पता चला है कि आपका फोन 38,000 रुपीज से एक पैसा भी ज्यादा में नहीं जा सकता। अब आपको मैं टच करता हूं कि यार तुम ये फोन बेच रहे हो, मुझे ये फोन खरीदना भी है, तो चलो आपस में डील कर लेते हैं। आपको ये देखना है कि आप ये फोन मुझे कितने का देंगे। अगर आप हमारी कन्वर्सेशन के दरमियान ये हवाला देंगे कि मैंने 90,000 का लिया था, तो मैं आपको कहूंगा कि भाई 90,000 का लिया था, वो पुरानी बातें हैं, वो किसी पिटी बातें ना करो। और आप बोलो यार मैंने तो इस्तेमाल ही नहीं किया, बस जो डब्बा पीस का पड़ा हुआ है, मैंने एक हफ्ता ही इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं आपको अगेन ये कहूंगा, बेटा ये कहानियां मुझे नहीं सुनाओ। आपने खरीदा था, आज आपका फोन मार्केट में 38,000 रुपीज का जा सकता है, इस पे बात करो। हालांकि मैं यही फोन जब मार्केट से खरीदने जाता हूं तो मुझे 45,000 रुपीज का मिल रहा है। आपको मैं कहता हूं कि चलो मुझे आप 38,000 का दे दो। आप ये कहते हैं सर क्यों 38,000 का दो, आपको तो 5 का मिल रहा है ना, तो मुझसे 45 में ले ले। मैं कहता हूं भाई 45 में मुझे नहीं चाहिए। आप कहते हो ठीक है, नहीं नहीं चाहिए तो ना ले। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा? आपका फोन तो 38,000 से ऊपर नहीं जा सक रहा ना, तो मुझसे आप जिद क्यों कर रहे हैं? आपने जिद भी नहीं करनी और अपना नुकसान भी नहीं करना। आपने वो चीज मुझे 38,000 की ही लगानी है, क्योंकि अगर आप ये सीमेंट मुझे सस्ता लगाएंगे तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाकी जगहों से पैसे कमा ही लेंगे। अच्छा, लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं। It says a company is considering whether to agree to do a job for a customer. एक कस्टमर है जो हमें कोई ठेका दे रहा है, काम दे रहा है। It has sufficient spare capacity. Spare capacity का आपको मकसद पता है? That means कि हमारे पास काम करने की गुंजाइश मौजूद है। एक होती है स्कार्स और एक होती है स्पेयर। स्कार्स मतलब शॉर्ट सप्लाई, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। और स्पेयर मतलब हमारे पास गुंजाइश मौजूद है, लिहाजा हम काम तो उसका कर सकते हैं। टू टेक ऑन दिस जॉब, टू डू द जॉब, 3 डिफरेंट डायरेक्ट मटेरियल वी रिक्वायर्ड। उस जॉब के लिए 3 मटेरियल्स दरकार हैं। कौन कौन से? मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई एंड मटेरियल जेड। ठीक हो गया? नीचे देखिए कॉलम्स में क्या क्या लिखा गया है। पहला, क्वांटिटी नीडेड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए एक्स के 800 यूनिट्स, वाई के 600 यूनिट्स और जेड के 500 यूनिट्स दरकार हैं। फिर
कि क्या हमारे पास वो मटेरियल मौजूद है या नहीं। जो मौजूद ही नहीं उस पर बात क्या करूं, वो तो मैं मार्केट से ही खरीद के दूंगा आपको। बाकी जो मौजूद है उस पे हम बात कर सकते हैं। फिर आती है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मकसद क्या है कि हमने कॉस्ट कितने में खरीदी थी, हमने ये इन्वेंट्री कितने में खरीदी थी, आपने कितने में खरीदी थी, ये कहानियां मुझे ना सुनाओ। क्योंकि आपने कितने में खरीदी थी ये पुरानी बात है, और अब मुझे से कोई सरोकार नहीं कि आपने कितने में खरीदी थी। आज की बात करो। तो आज की दो बातें हैं। पहला, करंट परचेज प्राइस, यानी जिसको हम कहें रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आज अगर यही चीज खरीदी जाएगी तो कितने की मिलेगी। और डिस्पोजेबल वैल्यू मतलब रियलाइजेबल वैल्यू, कि आज अगर हम बेचेंगे तो कितने की मिलेगी। तो एक हम बात कर रहे हैं कि अगर हम न्यू खरीदते हैं तो कितने की मिलेगी, और अगर हम पड़ी हुई बेचेंगे तो कितने की जाएगी। ठीक है, तो हमने तीन बातें देखी कि हमने कितने की खरीदी थी, आज खरीदें तो कितने की मिलेगी, और आज अगर बेचें तो कितने की जाएगी। पहले हम बात करते हैं मटेरियल एक्स की। मटेरियल एक्स के आपको कितने चाहिए, 8 यूनिट्स चाहिए। क्वांटिटी करंटली हेल्ड एज इन्वेंट्री, और आपके पास अभी मौजूद कितने हैं, 200 यूनिट्स। ये देखना पड़ेगा कि ये 200 यूनिट्स रखे हुए हैं या पड़े हुए हैं। टोटल आपको 800 चाहिए, जिसमें से 600 तो आपके पास है ही नहीं, तो है ही उस पर बात क्या करें। तो हम लगाएंगे रेलेवेंट कॉस्ट। फॉर मटेरियल एक्स, जो हमारे पास स्टॉक में नहीं है। 800 में से 200 यूनिट तो आपके पास मौजूद है, बाकी 600 यूनिट्स का क्या करोगे। यकीनन 600 यूनिट्स हमें मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, और मार्केट में इन यूनिट्स का रेट चल रहा है 23 रुपए। बात करते हैं उन 200 यूनिट्स की जो आपके पास पहले से ही स्टॉक में मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठेगा कि ये 200 यूनिट्स आपके काम के हैं या फारिग हैं। तो नीचे नोट लिखा हुआ है, मटेरियल एक्स is regularly used by the company for other work। यानी ये जो हमारे पास 200 यूनिट्स पड़े हैं, ये हमारे इस्तेमाल में आते रहते हैं। साल आप देखें, मेरे पास एक चार्जर पड़ा हुआ है। आपका फोन आपको चार्ज करना है, तो क्या आप वो चार्जर अपनी मर्जी से उठा के अपना फोन चार्ज पे लगा देंगे। अगर आप देख रहे हैं भाई मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ है, तो मेरे पास वो चार्जर मौजूद तो है, लेकिन भाई मेरे काम का है, मेरा फोन खुद डेड है, मेरे खुद बैटरी डाउन है, तो आपको मैं वो चार्ज नहीं दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं नया लाके दे सकता हूं, आप नया ले लें, लेकिन जो चार्जर मौजूद है उस पर नजर डालने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि पहले ही काम की चीज है। हाँ, ऐसा होगा कि मेरे पास एंड्रॉइड का चार्जर मौजूद है, आप देख रहे हैं कि मेरे पास है, लेकिन आपको ये भी पता है कि मैंने एंड्रॉइड बेच दिया है, मैं अब एप्पल पे स्विच हो गया हूं, मैं अब iOS पे आ गया हूं, मेरे पास आईफोन है। तो आपको पता है कि क्योंकि मेरे पास एंड्रॉइड का फोन ही नहीं है, सैमसंग का लेट्स से फोन ही नहीं है, और बावजूद इसके वो चार्जर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आप मुझे कह सकते हैं कि आपके पास ये चार्जर एक्स्ट्रा है और मुझे खरीदना है, तो आप मुझे दे दें, फिर हम आपस में पैसों की बात कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं खुद एंड्रॉइड यूज कर रहा हूं, मुझे खुद अपने फोन को चार्ज करना होता है, तो आप ये चार्जर मुझसे बाय करने की बात कैसे कर? खैर, तो ये 200 यूनिट्स अगर मैं आपको दे दूंगा, तो भाई मुझे तो फिर खरीदने पड़ेंगे। अगर अपना चार्जर मैं आपको दे दूंगा, मुझे तो फिर दूसरा चार्जर खरीदना पड़ेगा। तो मैं आपको ये 200 यूनिट्स भी उतने पे ही लगाऊंगा जितने में मार्केट से मिल रहे हैं, क्योंकि आपको ये यूनिट्स दे दिए भी अगर, तो मुझे मार्केट से फिर खरीदने ही पड़ेंगे। क्या 600 यूनिट्स 23 रुपए के हिसाब से? ये हो गया 13,800 रुपए। और 200 यूनिट्स भी 23 रुपए के हिसाब से ये बन गया 4,600। लिहाजा ये बने 18,400 रुपए। तो अगर आप इस कस्टमर के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो मटेरियल एक्स के हम उससे चार्ज करेंगे 18,400 रुपीज। चलें दूसरी बात करते हैं। मटेरियल वाई की बात करते हैं। इस जॉब के लिए आपको मटेरियल वाई के कितने यूनिट्स चाहिए? 600 यूनिट्स चाहिए। आपके पास पहले से ही मौजूद कितने हैं? 400 यूनिट्स। चाहिए 600, अवेलेबल है 100, बाकी 200 का क्या करोगे? तो ये बात तो तय रही कि जो बाकी 200 हैं वो हमें खरीदने ही पड़ेंगे। जो 200 यूनिट्स स्टॉक में है ही नहीं, वो मैं आऊंगा मार्केट से लेके, और मार्केट में इसका रेट चल रहा है 19 रुपए। तो ये तो हो गए 3,800 रुपए। ये मैं आपसे चार्ज करूंगा उन 200 यूनिट्स के लिए। ठीक है, आपको टोटल चाहिए थे 600, बाकी 400 यूनिट्स मेरे पास पहले से ही मौजूद है। देखते हैं कि उन 400 यूनिट्स की पोजीशन है क्या, यानी आपके पास क्यों मौजूद है, आया रखे हुए हैं या पड़े हुए हैं। इट सेज मटेरियल वाई इज नो लॉन्गर इन रेगुलर यूज, अब हमारे काम का नहीं है, एंड द यूनिट्स करेंटली हेल्ड एज इन्वेंटरी हैव नो ऑल्टरनेटिव यूज। ना तो किसी और मकसद में इस्तेमाल हो सकते हैं, और ना ही ये मेरे किसी काम के हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि जो 400 यूनिट्स आपके पास स्टॉक में मौजूद हैं,
अगर कि ये आप मुझे नहीं देते, मेरी जॉब पे नहीं लगाते, तो कहां क्या करोगे इसका? आप कहें सर मैंने 15 रुपए में खरीदा था। अगेन आई वुड रिपीट कि बेटा ये कहानियां मुझे नहीं सुनाओ। आपने कितने में खरीदा था उस बात को छोड़ो। व्हाट्स नेक्स्ट, अब की बात करो। अब आप कहते हैं कि सर आपके लिए अगर मैं खरीदूं ना तो 19 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, अगर नया खरीदोगे तो, लेकिन जो 400 यूनिट्स आपके पास मौजूद है उसका क्या सीन है? आप कहेंगे सर ना तो ये मेरे अब किसी काम के हैं, ना ही किसी और मकसद में इस्तेमाल हो सकते हैं, लिहाजा अगर आपकी जॉब पे मैंने ना लगाए तो मैं 12 रुपए में बेच दूंगा। तो मैं कहता हूं कि फिर गरीब का भला कर दो। 12 रुपए में आप बेचोगे, 12 रुपए में मुझे लगा दो। तो ये हो गए 4,800 रुपए। टोटल हो गए 8,600 रुपए। तो मटेरियल बी यानी मटेरियल वाई के आप मुझे पैसे चार्ज करेंगे 8,600 रुपए। फिर आते हैं तीसरे की तरफ, वो है मटेरियल जेड। मटेरियल जेड के इस जॉब के लिए दरकार है 500 यूनिट्स, जिसमें से आपके पास मौजूद है 300 यूनिट्स। बाकी 200 यूनिट्स का क्या सीन है? जो 200 यूनिट्स के पास स्टॉक में नहीं है, लेकिन मेरी जॉब के लिए चाहिए, तो सीधी सीधी बात है, लेके आओ। मुझे ये आपकी जॉब के लिए मार्केट से लेने पड़ेंगे, और मार्केट में ये यूनिट पड़ रहा है 40 रुपए। मैं 200 यूनिट्स तो आपके लिए मार्केट से लेके आऊंगा जो कि मुझे पड़ेंगे 40 रुपए के, और ये बन जाएंगे 8,000। बाकी बात करते हैं उन 300 यूनिट्स की जो मेरे पास स्टॉक में मौजूद हैं। ये 300 यूनिट्स मेरे काम में है या नहीं है, वो देख के मैं बताऊंगा कि मैं आपको कितने का लगाऊंगा। नोट क्या कहता है? मटेरियल रेट इज ऑल्सो नो लॉन्गर रेगुलर यूज। मटेरियल रेट भी एक्चुअली मेरे काम में नहीं है, बट if the existing inventory of the material is not used for this job, they can be used as a substitute material on a different job, where the contribution would be 25 rupees per unit of materials used. हम ये मटेरियल एक और जॉब पे लगाएंगे जहां से हम 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कमा सकते हैं। लेकिन अगर ये मटेरियल मैंने आपको लगा दिया, मैं वहां से पैसे नहीं कमा पाऊंगा, तो वहां से मैं आपके लिए नुकसान क्यों करूंगा? हाँ, आप एक काम करें कि मैं जो वहां से कमा सकता था वो मुझे आप दे दें, क्योंकि आपकी वजह से मैं वो जॉब छोड़ रहा हूं। तो मैं देखूंगा कि मेरा वेस्टेड कंट्रीब्यूशन है, लॉस्ट कंट्रीब्यूशन है 25 रुपए। तो 30 रुपए में खरीदा था, ये कहानियां तो मुझे बिल्कुल ना बताएं। 40 रुपए का नया मिलेगा, अगर नया खरीदेंगे तो 20 रुपए का ये बिकेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 20 रुपए का बेचते हैं, या फिर आप उसको 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने में इस्तेमाल कर दें। अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि अगर मुझे नहीं दोगे तो क्या पसंद करोगे, इसको बेचना या उस जॉब में इस्तेमाल? आप कहेंगे सर यकीन मुझे वो 25 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है अगर मैं उसको वहां इस्तेमाल करता हूं। तो अगर मैं आपको नहीं देता तो मैं उसको दूसरी जॉब पे इस्तेमाल करूंगा, मैं 25 रुपए कमाऊंगा। चले मैं आपका भी नुकसान नहीं करता, मैं आपको वही पैसे दे देता हूं।
जितने आप दूसरी पे कमा सकते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर से गुड डील लेने के लिए हम उसको कहते हैं भाई मेरे पास पहले से इतनी इतनी ऑफर है या इतने की मेरे पास पार्टी है, मैं इतने में तो वैसे ही बेच रहा हूँ। तो हम उसको एक बताते हैं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है और इतना तो मैं वैसे ही कमा सक रहा हूँ। अगर उससे ज्यादा देने का मूड है या उतने देने का मूड है तो बात करो, अगर से कम की बात करोगे तो अल्लाह हाफिज। तो बेहतर है कि हम अपना नुकसान भी नहीं करें और जिद भी ना करें। तो हम उसको 300 यूनिट्स लगा देते हैं 25 रुपए में, जितना हम कमा सकते थे, लिहाजा 7,500 रुपए का हिसाब से। ये हमने उनको क्या लगा, ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 7,500 ये और 8,000 ये हो गए 15,500। टोटल कितना हो गया 18,400 एक्स के प्लस 8,600 वाई के प्लस 15,500 जेड के। टोटल हम कस्टमर से मटेरियल के लेंगे कम से कम 42,500 रुपए। किसी को भी जिस क्वेश्चन हो या एतराज हो तो बात कर लें। ओके, तो मटेरियल का हम क्या पैसे लगाएंगे ये हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि किसी भी जॉब के अंदर हम जो लेबर इस्तेमाल करेंगे उस लेबर की कॉस्ट क्या लगाई जाएगी। आपने देखना है कि अगर वो लेबर आपने इस जॉब पे लगानी है तो क्या वो लेबर के स्पेयर कैपेसिटी में है या फिर स्कार्स यानी शॉर्ट सप्लाई में है। अगर आप कहते हैं हमारे पास वो लेबर पहले स्पेयर कैपेसिटी में है और अगर हमने लेबर को कॉन्ट्रैक्ट किया है गारंटीड वेज पे, मिसाल हम उनको ये लिख के हमने दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, एक दिन के में 8 घंटे की मिनिमम पेमेंट हम आपको देंगे ही देंगे। आपके पास लेबर के एक महीने में 2 घंटे फारिग है, यानी लेबर 200 घंटे काम नहीं भी हम दे रहे हैं। जब आप इस जॉब पे काम करवाओगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी। वो पैसे जो आप वैसे बगैर काम के दे रहे थे अब आप वो काम करवा के उनको देंगे।
तो इसकी कॉस्ट नहीं की इररिलेवेंट, यानी क्योंकि आप तो वैसे ही दे रहे हैं तो इस जॉब की वजह से तो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, और लेबर को आप पेमेंट तभी करते हैं जब काम करते हैं, तो जितनी भी आप उसको इस जॉब की वजह से पेमेंट करेंगे वो रेलेवेंट बनेगी। जबकि अगर आपके पास शॉर्ट सप्लाई में है तो आपको लेबर कहीं से रिक्रूट करनी पड़ेगी, और अक्सर ऐसा होता है कि अगर लेबर अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है तो एक्स्ट्रा काम के लिए हमें लेबर को ओवर टाइम पे करना पड़ता है। तो क्योंकि इसी जॉब की वजह से हमें ओवर टाइम देना पड़ेगा, तो जितनी भी पेमेंट हम लेबर को करेंगे इस जॉब की वजह से वो पूरी की पूरी कॉस्ट रेलेवेंट बनेगी। तो एक तो रिक्रूटमेंट की कॉस्ट कि हम अगर नई लेबर पकड़ के लाते हैं, या दूसरा ओवर टाइम। कभी बार क्या होता है लेबर इतनी शॉर्ट होती है कि ना तो ओवर टाइम पे आएगी और ना ही मार्केट से न्यू मिलेगी, तो हम क्या करते हैं उसको किसी दूसरी जॉब से फारिग करके यहां लगाएंगे। उस जॉब से हम जो प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन कमा रहे थे, लेबर को वहां से जोड़ के यहां लाने के लिए हमें उस प्रॉफिट को या कंट्रीब्यूशन को कुर्बान करना पड़ेगा। लिहाजा वो पैसे जो हमें वहां से नुकसान हो जाएगा, जो जाया हो जाएगा प्रॉफिट, वो हमसे बात सीधी। रेलेवेंट कॉस्टिंग में दिमाग का इस्तेमाल या कॉमन सेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो एज अ कॉमन सेंस जो जो चीजें हमारे पर्टिकुलरली डिसीजन की वजह से आएंगी हम उनको रेलेवेंट मानते हैं, और जो भी कॉस्ट हमारे डिसीजन के होने ना होने के बावजूद आएंगी उसको हम इररिलेवेंट कहते हैं। एक मिसाल देख लेते हैं। थोड़ा कंसंट्रेट करना है। इट इज द टेलीफोन कंपनी, अब हम उसको कहेंगे टी कंपनी, is a company specializing in the provision of telephone systems for commercial clients. There are two parts of the business to the business. Okay, हम normally क्या करते हैं अपने commercial clients के लिए telephone systems provide करते हैं। दो हम काम करते हैं। पहला, installing telephone systems in businesses, either first time installation or replacement installation, कि हम उन businesses के अंदर telephone systems install करते हैं, या तो हम न्यू इंस्टॉल करेंगे या तो पुराने निकाल के उसकी जगह पे नए लगा देंगे। लेकिन दोनों एक ही कैटेगरी में काउंट होंगी, इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन सिस्टम। तो जो उनके पास आउटडेटेड टेलीफोन सिस्टम लगे हुए उनको निकाल के उसकी जगह पे नए लगाना भी इसी में आएगा,
और कोई क्लाइंट है जो पहली बार हमसे सिस्टम लगवाता है, टेलीफोन सिस्टम लगाता है, इंटरकॉम सिस्टम लगाता है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। दूसरा, supporting the telephone systems with annually renewable maintenance contracts. उसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने क्लाइंट से मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेंगे जो कि सालाना रिन्यू होगा। यानी यूं देखें कि ये हमको सर्विसेज देंगे। जिस तरह हम कभी अगर लिफ्ट सिस्टम या एलिवेटर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें कंपनी जो आपके पास एलिवेटर लगे जाती है, फिर वो आपको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी देती है। वो हर महीने, हर 15 दिन के बाद आप लिफ्ट आगे चेक करते हैं, उसकी रस्सियां चेक करते हैं, उसकी फ्लोरिंग, उसका सिस्टम सब चेक करते हैं, उसके बटन चेक करते हैं, उसकी लाइटिंग चेक करते हैं और आपसे फिक्स उस महीने के 3,000 या 4,000 रुपए लेते हैं। वो दो तरीके से पैसे कमा रहे हैं। एक तो लिफ्ट लगाने के, यानी लिफ्ट न्यू उसकी जो आप इंस्टॉल करवाएंगे अपनी बिल्डिंग के अंदर, उसके पैसे। दूसरा, उस लिफ्ट को मेंटेन करने के आपसे सालाना या मंथली पैसे चार्ज करते हैं। बहरहाल दो चीजें हैं। टेलीफोन कंपनी हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ पोटेंशियल कस्टमर, पुश कंपनी, एक नया कस्टमर है जो कि हमसे कुछ बात करना चाह रहा है। who wants to install a telephone system in new offices, it is opening। ठीक है, वो कुछ नए ऑफिसेस खोल रहा है और ये साहब चाहते हैं कि हम उनके ऑफिसेस में टेलीफोन सिस्टम्स इंस्टॉल करें। While the job is not a particularly large one, T company is hoping of future in form of replacement system and support contracts of for push company. T company therefore keen to quote a competitive price for the job. The following information should be considered. खैर, एक बात की कि ये जॉब कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हमें आसरा है कि ये हमें फिर रिप्लेसमेंट भी करवाएगा फ्यूचर में और मेंटेनेंस भी करेंगे, तो हम थोड़ा पैसा ऐसे ज्यादा कमा सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट ले लें किसी तरीके से, लिहाजा घर का घाटा नहीं होना चाहिए। नंबर one of the company's salesmen has already been to visit push company to give them a demonstration of the new system together with a complimentary lunch, the costs of which totaled $400। तो हमारे एक सेल्समैन जाके उनके पास विजिट करके आए हैं, उनको डेमो दे के आए हैं कि ये सिस्टम्स हमारा किस तरीके से काम करते हैं और हमारे सेल्समैन ने क्लाइंट को पक्का करने के लिए खाना भी खिला दिया। 400 का खर्चा आ चुका है। किसकी वजह से? इस जॉब की वजह से। तो पहले बात करते हैं सेल्समैन एंड लंच। $400 का खर्चा है। क्या सब रेलेवेंट है या नहीं है? क्योंकि हमारा सेल्समैन पहले से वहां से होके आ चुका है, डेमो दे के आया है, खाना पीना खा पी के आया है या खिला के आया है। अब पुश कंपनी हमसे डील फाइनल करता है या नहीं करता, लेकिन बेटा ये 400 तो गए। क्योंकि खर्चा हम पहले ही कर चुके हैं,
इसीलिए ये खर्चा हम इस जॉब को चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अब रोने का फायदा कोई नहीं। अब अगर आप इस जॉब को कंटिन्यू करते भी हैं या नहीं करते, ये 400 तो गए। कल को ऐसे नहीं होगा कि कस्टमर आपको कहता है नहीं यार मुझे आप मजे में नहीं आ रहे, मैं किसी और से काम करवा रहा हूं, तो उसको हम कहें 400 तो वो वापस देना जिसका तुम खाना खा के गए हो। यकीनन नहीं हो सकता, वो तो गए। चलो दूसरा, द इंस्टॉलेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक 1 वीक टू कंप्लीट। ठीक है, टोटल हमें अगर ये ठेका मिलता है तो टाइम कितना लगेगा? 1 हफ्ते का काम है। एंड वुड रिक्वायर 3 इंजीनियर्स। 3 इंजीनियर्स हमारे उस साइट के ऊपर काम करेंगे। Each of whom is paid a monthly salary of $4,000। मंथली सैलरी पे है, मतलब काम करेंगे या नहीं करेंगे उनकी तो तनख्वाह खड़ी है। तो क्या इस पुश कंपनी की जॉब की वजह से हमें इंजीनियर्स को कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? जानने के लिए आगे बढ़ लेते हैं। बहरहाल यहां पे हमने इस पॉइंट को नोट कर लिया कि फिलहाल वो मंथली सैलरी पे हैं। The engineers have just had their annually renewable contract renewed with T company. One of the 3 engineers has spare capacity to complete the work. एक दोनों में से फारिग है, but the other 2 would have to be moved from contract X in order to complete this one. 3 इंजीनियर्स चाहिए जिसमें से एक के पास तो टाइम है, बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्स पे काम कर रहे हैं। हमें उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्स से उठा के इस पुश कंपनी की जॉब पे लगाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्स जनरेट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $5 per engineer hour। अब हमें देखना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्स बिल्कुल बंद ही हो जाएगा क्या। आगे कहता है there are no other engineers available to continue with contract X if these 2 engineers are taken off the job। तो जितना अरसा, ये 1 हफ्ता, अगर 2 इंजीनियर्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्स से उठा के यहां पे लाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्स हमारा बंद हो जाएगा कुछ अरसे के लिए। इट वुड मीन दैट टेलीफोन कंपनी वुड मिस इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीशन डेडलाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्स बाय 1 वीक। यानी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्स को जिस टाइम पे कंप्लीट करना है उससे 1 हफ्ता हम लेट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट टी कंपनी वुड हैव टू पे a one-off penalty of $500 और हमें जुर्माना भरना पड़ेगा ₹500 का। Since there is no other contract scheduled for their engineers, in 1 week's time, it will not be a problem for them to complete contract X at that point. अच्छा, पहली बात करते हैं मंथली सैलरी की। तीनों इंजीनियर्स क्योंकि तनख्वाह पे हैं और फिक्स तनख्वाह पे हैं, काम कितना भी करेंगे $4,000 का मंथली पैकेज इनको मिलेगा। तो इनकी सैलरी तो हम ये कह दें कि इररिलेवेंट है। नोट नंबर 2 में बात करते हैं। कि इनकी सैलरीज रिलेवेंट है। दूसरा, हम $5 का कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, तो अगर आप पुश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक हमारे यहाँ से तो नहीं रहा ना, कंप्लीट तो हो जाएगा ना, तो कंट्रीब्यूशन भी
अभी भी कमाएंगे, क्या वो भी इरेलेवेंट है? हाँ, अगर ये कहता कि वो एक्स का कॉन्ट्रैक्ट ही छिन जाएगा, वो कस्टमर हमें छोड़ के कहीं और चला जाएगा, तो हम कहते हैं कि वो रेलेवेंट है। लेकिन क्योंकि वो आप आज नहीं तो कल कमाओगे तो सही। हाँ, बाकी पेनल्टी की बात करें, पेनल्टी आपको लगेगी इस पुश कंपनी की ऑफर एक्सेप्ट करने की वजह से। तो हम इंजीनियर्स की कॉस्ट रखेंगे $500 की पेनल्टी, जो कि स्पेसिफिकली हमारे ऊपर चार्ज की जाएगी कॉन्ट्रैक्ट एक हफ्ता डिले करने की वजह से। ठीक है, अब क्या होता है, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। टेलीफोन कंपनीज technical advisor would also need to dedicate 8 hours of his time to this job. अच्छा, हमारा टेक्निकल एडवाइजर है, उसको 8 घंटे, अपने कीमती 8 घंटे देने पड़ेंगे इस जॉब के लिए। He is working at full capacity, so he would have to work overtime in order to do this. ठीक है, वैसे वो फुल बिजी चल रहा है, लिहाजा वो 8 घंटे इसको अपने ओवर टाइम से निकालने पड़ेंगे। He is paid an hourly rate of $40 and is paid for all overtime at a premium of 50% above its usual hourly rate. तो भाईजान क्योंकि फुल बिजी चल रहे हैं और हम उनको वैसे $40 हर घंटे के पे करते हैं, तो 8 घंटे के हम उसको कितने पे करेंगे? इसको हम पे करेंगे 8 घंटे के $40 बेसिक, और प्रीमियम हम उसको एक्स्ट्रा पैसे कितने दे रहे हैं ओवर टाइम के? 50%। तो $40 का 50% बनेगा $20। $20 का ओवर टाइम के 40 का बेसिक देंगे, टोटल बनेगा 60। 8 आवर्स इंटू 60, ₹480 का हमारा एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। उस टेक्निकल एडवाइजर के 8 घंटे वर्कऑफ करने का। चौथा पॉइंट, 2 visits would need to be made by the site inspector to approve the completed work. He is an independent contractor who is not employed by T company and charges company directly for the work. His cost is $200 for each visit made. अच्छा, इस पॉइंट को समझे। साइट इंस्पेक्टर को भेजना पड़ेगा चेक करने के लिए कि काम सही हुआ है। या नहीं हुआ। पैसे कितने चार्ज करेगा? एक विजिट के $200, और विजिट्स कितनी करेगा? 2। लेकिन काम की बात यह है कि ये पैसे लेगा किससे? ये पैसे लेगा पुश कंपनी से। पुश कंपनी मतलब हमारे क्लाइंट से, तो हमारी जेब से तो कोई नहीं जाएगा।
तो क्योंकि ये क्लाइंट से चार्ज करेगा $400, तो हमारे लिए ये इरेलेवेंट है क्योंकि खर्चा हमारा है ही नहीं। नोट नंबर 5, टेलीफोन कंपनी सिस्टम ट्रेनर would need to spend 1 day at push company delivering training. He is paid a monthly salary of $1,500 but also receives commission of $125 for each day spent delivering training at client's site. तो हमें उनके पूरे एम्प्लॉइज को पुश कंपनी के मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि ये टेलीफोन सिस्टम काम किस तरीके से करता है। तो हमारा जो सिस्टम ट्रेनर है वो अपना एक दिन वहां जाया करेगा। वैसे तो उसको सैलरी मिलती है लेकिन 125 रुपए उसको हम ट्रेनिंग के अलग से कमीशन देते हैं। तो बंदा है सिस्टम ट्रेनर, लिखेंगे उसकी सैलरी, तो इररेलेवेंट है, क्योंकि उसको हर सूरत मिलनी है। बाकी वो कमीशन कितनी चार्ज करेगा? $125। तो हम इसकी कॉस्ट रखेंगे $125। नोट नंबर 6, 120 टेलीफोन हैंडसेट्स वुड नीड टू बी सप्लाइड टू पुश कंपनी। 120 हैंडसेट्स हम देंगे। करंट कॉस्ट ऑफ दीज इज 18.20 ईच। Although T company already has 80 handsets in inventory, these were bought at a price of 16.80. The handsets are the most popular model on the market and frequently requested by T company's customers. अच्छा, वापस इन्वेंट्री का आ गया। पहला, आपको टोटल 120 हैंडसेट्स चाहिए। आज अगर हम खरीदते हैं तो $18.20 के हमें पड़ेंगे, लेकिन खुशकिस्मती है 80 हैंडसेट तो आपके पास पहले से ही मौजूद है। 40 का क्या करोगे? 40 तो मार्केट से ही लेने पड़ेंगे क्योंकि है ही नहीं, तो बात ही क्या करूं। हाँ, बाकी बात करते हैं कि 80 हैंडसेट्स मेरे पास रखे हुए हैं या कि पड़े हुए हैं। तो ये कहता है कि बड़ा पॉपुलर मॉडल है और हमारे कस्टमर्स की तरफ से फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट किया जाता है, तो भाई डिमांड में है बाकायदा। तो अगर मैं आपको दे दूंगा तो मुझे फिर खरीद पड़ेंगे, तो पूरे के पूरे हैंडसेट आपको $18.20 के हिसाब से लगाऊंगा। बात सीधी है। तो क्योंकि ये हमारे रेगुलर डिमांड में है, तो हम इसको चार्ज करेंगे करंट रेट के हिसाब से। तो हमें हैंडसेट चाहिए 120 और रेट चल रहा है $18.20। $120, $18.20, 2184।
ठीक है, और क्या चाहिए? 7. Push company would also need a computerized control system called Swipe 2. एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा Swipe 2 का. The current market price of Swipe 2 is $10,800. चले, तो ये हमें 10,800 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा Swipe 2 को खरीदने के लिए. Although telephone company has older version of system that is in inventory, which could be modified at a cost of $4,600. T company paid $5,400 for Swipe 1 when it ordered it in an error 2 months ago and has no other use of it. The current market price of Swipe 1 is $5,450. Although if T company tried to sell the one they have, it would deem to be used, therefore only worth $3,000. अच्छा, अब हम कंपैरिजन करते हैं कि Swipe 2 खरीदा जाए या Swipe 1 को इस्तेमाल किया जाए. तो ऑप्शन नंबर 1 है कि आप Swipe 2 खरीद लें और Swipe 2 हमें पड़ेगा $10,800 का. जबकि हमारे पास Swipe 1 मौजूद है. पहले तो बात करो कि Swipe 1 के आप मुझे पैसे कितने लगाओगे. ये कहता है कि ये हमने 5,400 का खरीदा था, बट इट वॉज ऑर्डर्ड इन एरर, गलती से मंगवाया था. एक तो गलती से मंगवा लिया था और अब हम पास और काम भी नहीं है. तो कश्ती किले भी अच्छी, तो जो निकले अच्छा है. ये कहानियां सुनाऊं कि मैंने इसको 5,400 का खरीदा था, आज अगर खरीदें तो 5,450 का मिलेगा, तो कौन बेवकूफी करेगा 5,450 के इसको खरीदने की, क्योंकि वैसे ही पुराना सिस्टम है. अच्छा, ये बात है कि जो हमारे पास मौजूद है, अगर हम उसको बेचना चाहें भी, हम उसको $3,000 का बेच सकते हैं. चलो, तो एक काम करते हैं, $3,000 आप ही मुझे दे दें. तो Swipe 1 की रियलाइजेबल वैल्यू है, यानी आज अगर इसको हम बेचना चाहें तो ये बिकेगा 3,000. चले, आप मुझे Swipe 1 के 3,000 दे दीजिएगा, प्लस हम इसमें लगाते हैं वो खर्चा जिसको Swipe 1 को Swipe 2 करने में आएगा, उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन कॉस्ट. कितना आएगा मॉडिफिकेशन का? 4,600. तो ये हमारा खर्चा बन रहा है $7,600 का. तो दोनों में से बेहतर ऑप्शन क्या होगा? Swipe 1 को मॉडिफाई करना. तो हमने खर्चा लगा फॉर कंप्यूटराइज्ड CCS का, कंट्रोल सिस्टम का, और Swipe 2 हमें महंगा पड़ रहा है, तो हमने Swipe 1 को मॉडिफाई किया, तो थोड़ा सस्ते में मैनेज हो गया 7,600 का. लास्ट पॉइंट, इनफैक्ट सेकंड लास्ट, 1,000 meters of cable would be required to wire up the system. तो सिस्टम हमें 1,000 मीटर तार चाहिए,
The cable is used frequently by T company and it has 200 meters in inventory which cost 1.2. बात आपने पहले ही खोलते ही खत्म कर दी कि फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो जो आपके पास मौजूद है तो वो वैसे ही इस्तेमाल में आएगी, तो आप भूल जाओ कि आपने कितने में खरीदी थी, 200 मीटर को छोड़ो. The current market price of cable is 1.3 per meter. तो हम लगा रहे हैं केबल, आपको चाहिए 1000 मीटर और 1 मीटर पड़ रहा है 1.3 का, तो ये बन गया 1300. नोट नंबर 8 में हम वाज़ेह कर रहे हैं क्योंकि ये वायर रेगुलर यूज में रहती है, और जो अवेलेबल स्टॉक है उसको दोबारा खरीदना पड़ेगा. अगर हम उसको इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहरहाल तो हमने इसके पैसे लगा लिए जो मार्केट में आज रेट चल रहा है. लास्ट, you should assume that there are 4 weeks in each month and that the standard working week is 40 hours long. खैर हमारे काम का नहीं है, हमने डिटेल्ड कॉस्ट स्टेटमेंट बना ली. अब हम देखेंगे कि हमें टोटल खर्चा कितना आ रहा है. 500 प्लस 480 प्लस 125 प्लस 2184 प्लस 7600 प्लस 1300, 12,189 का खर्चा हमारा आ रहा है. अच्छा, आगे क्या लिख रहा है? प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स showing the minimum cost that T company should charge for the contract. Make detailed notes showing how each cost has been arrived at and explaining why each of the cost above has been included or excluded from the cost statement. तो हम यहाँ सारे नोट्स लिख चुके हैं और हमने बता दिया कि इसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो $12,189 है. अगर इस पॉइंट पे वो कहता है नहीं और कम करो, तो हम माजरत कर लेंगे, हम कहेंगे कि भाई इससे कम में वारा नहीं है, आपको कहीं और से मिल रहा है, आप जाके ले लें. क्योंकि ये मैंने वो कॉस्ट बताई है जिसपे मैं अब दोबारा आवाज नहीं लगाऊंगा. आपको अगर समझ में आ रही है आप रख लें, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप छोड़ दें. बात सीधी है, क्योंकि ये मैंने मिनिमम वैल्यू पे लगाई है. अगर इससे कम करूंगा तो मेरा नुकसान होगा. मैंने आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया, ना तो मैंने आपके साथ जिद की है और ना ही मैंने अपना नुकसान किया है. अगर अब इसे कम करूंगा तो अपना नुकसान करूंगा, इसे ज्यादा करूंगा तो मैं जिद करूंगा. That's it. So these are the principles of relevant costing. Relevant costing में आप किसी भी डिसीजन को सिर्फ वो खर्चा चार्ज करोगे जो पर्टिकुलरली आपके फैसले की वजह से आता हो, और कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम जो आपके फैसले से असरअंदाज नहीं होती, उस कॉस्ट को हम इररिलेवेंट कॉस्ट कहते हैं. किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेक्चर मेरा आज का ऑफ है.